तो राम राम आप सभी को। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय नौजवान लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक साइमन गो बैक का जो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि आपको सभी को पता होगा साइमन कमीशन जब भारत आया था, ठीक, उस कमीशन में कोई भी भारतीय ना होने के कारण भारतीय अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए इस साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे और इसी नेतृत्व करते हुए इन्हें क्या लग जाती है, लाठी लग जाती है और इन लाठियों के प्रहार से ये क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद, मतलब 1 महीने बाद लगभग क्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है। इसी मौत से आहत होकर भारतीय युवा या बात करें पंजाब के युवा जो है इस मौत का बदला लेने की क्या कर लेते हैं, ठान लेते हैं और इसी क्रम में वे आगे क्या करेंगे, जिसने लाठी चलाने का आदेश दिया था उस जेम्स स्कॉट को और उसके सहकर्मी पुलिस अधीक्षक या बात करें डीएसपी सैंडर्स को मारने की क्या करते हैं, यहाँ पर योजना बनाते हैं। ठीक, तो वे आगे बढ़ेंगे, किस क्रम में आगे बढ़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये सभी लोग और इसके साथ साथ शिवराम, इन सभी ने क्या करा, पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को शाम के करीब 4:15 बजे अपनी योजना को अंजाम दिया, लेकिन गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह किसको उन्होंने मार दिया, सैंडर्स को। ठीक है, यह भी क्या था, ये डीएसपी थे, यहाँ पुलिस अधीक्षक नहीं है, ये डीएसपी सैंडर्स थे, इनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। एसपी तो कौन थे, जेम्स स्कॉट, इसकी जगह किसकी हत्या कर दी थी, डीएसपी सैंडर्स की। नाम कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या सरनेम भी याद रखेंगे तो काफी है। तो स्कॉट, यहाँ पर स्कॉट याद रखना और यहाँ पर क्या रखना, सैंडर्स याद रखना। तो हत्या किसकी की थी इन्होंने, सैंडर्स की। करने किसकी हत्या गए थे, स्कॉट की। लेकिन हुआ क्या, उस दिन स्कॉट जो है छुट्टी पर थे। होता है ना कभी कभी कोई अधिकारी छुट्टी पर हो तो आपको उनके सहकर्मी या उनके सबऑर्डिनेट अधिकारी से मिलवाया जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर उनके जो अधिकारी थे एसपी स्कॉट जो थे वो छुट्टी पर थे। तो इसी प्रकार इसी क्रम में क्या होगा, वहाँ पर जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे डीएसपी जॉन सैंडर्स जो हैं उनको मिलवाया गया। जॉन सैंडर्स से उनकी क्या होती है, बहस होती है और इसी बहस के दौरान क्या होता है, जॉन सैंडर्स जो है कुछ ब्लडी इंडियन इस तरह के कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करता है। इससे ये क्या हो जाते हैं, और क्रोधित हो जाते हैं और गन तो लोडेड थी, कहीं ना कहीं तो उनको उपयोग करना था, तो वो किसको उड़ा देते हैं, सैंडर्स को उड़ा देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इस केस के दौरान सितंबर 1929 में, ठीक, अब हुआ क्या, इसके बाद ये लोग वहां से क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। ठीक, ट्रेनों में जाएंगे क्योंकि वहां से फिर रेलवे स्टेशन पास में ही था। ये सभी लोग भगकर कहाँ जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि कौन किस ट्रेन में बैठा है। ठीक, और जहां मन आएगा या जहां ये ट्रेन जाएगी वहां जाकर ये उतर जाएंगे। तो इस तरह से कोई अगर पकड़ाता भी है तो वो एक दूसरे की मुखबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा वो गए कहाँ है। इस प्रकार से सब अनजान ट्रेनों में चढ़ जाते हैं और सब अलग अलग दिशाओं में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये सभी लोग एक जगह एकत्रित होंगे और फिरोज शाह कोटला आपने सुना ही होगा, दिल्ली में स्थित है, वहां पर जाकर ये सभी एकत्रित होकर एक और नए संगठन की स्थापना करेंगे जिसका नाम है HSRA। HSRA का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखना, HSRA की गठन करेंगे और इसके संस्थापक कौन होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे। ठीक, आगे जाकर यह भी अपनी गतिविधियां फिर से जारी रखेगा। लाहौर षड्यंत्र जो है ये मामला थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और फिर से HSRA के लोग अपनी गतिविधियों में क्या हो जाएंगे, संलिग्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे जाकर फिर से ये देखेंगे कि देखिए लगातार अंग्रेजों के खिलाफ छुटपुट घटनाएं करते हुए अंग्रेजों पर किसी प्रकार का कोई जो है बोलते हैं जू नहीं रेंग रहा, इसी प्रकार से अंग्रेजों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने ठाना कि अब कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि एक ही बार में सारी चीजें जो क्या हो जाएं, हमारे अनुसार हो जाएं। तो इसके लिए उन्होंने ठाना कि हमारी बात जो है वह इंग्लैंड तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे स्थान का सहारा लेना चाहिए जो सभी लोगों के लिए क्या हो, सभी लोगों के लिए जानने योग्य हो। ठीक, तो ऐसा करने के लिए इन्होंने जो उस समय की केंद्रीय विधानसभा थी उसको अपना टारगेट बनाया और केंद्रीय विधानसभा में उस समय कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान वहां पर जो है उस गवर्नर जनरल या उस समय जो उस पद का नाम था वायसराय, वो भी उस कार्यसभा में बैठे हुए थे। ये लोग दोनों, जो कौन दोनों लोग, आगे आप देखेंगे जो हमारे भगत सिंह है और इनके साथ जो है बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद
जो खाली बेंचेस होती हैं, जैसे ये पूरी क्लास चल रही है, इस क्लास में आप इधर बैठे हैं, बाकी लोग इधर बैठे हैं, पीछे की बेंचेस खाली हैं, तो ये खाली स्थान पर क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। बम फटता है, किसी को किसी प्रकार की हताहत नहीं होती है, ठीक, लेकिन क्या होता है यहाँ पर इनको जिंदा पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के साथ ही ये नारे लगाते हैं और अब पैम्पलेट उड़ाते हैं, जो भी इनकी बातें थी वो बातें ये कहने का प्रयास करते हैं, जिस बातों को जनमानस तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए क्रांतिकारी गतिविधि लोगों तक, लोगों को उसमें शामिल करना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि हमें बात करना है भारत की स्वतंत्रता की। 2-4 लोग मिलकर भारत को स्वतंत्र कराना संभव था क्या? नहीं था। इसे एक मास मूवमेंट बनाना आवश्यक था, और मास मूवमेंट कब बनेगा? जब लोग इससे जुड़ेंगे, और लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को पता तो होना चाहिए आपके ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम गुलाम हैं, कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उन्हें इसके लिए अवेयर कराना। तो अवेयर कैसे होंगे? जब इस तरह की सूचनाएं जो है जनमानस तक पहुंचेगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, पैम्पलेट्स उड़ाई, जिससे वो समाचार पत्रों में छपे, जिससे वो जनमानस तक पहुंच सके। तो ये सारी गतिविधि करी, ये जिंदा पकड़ा जाते। इनको लगता है कि इनके ऊपर क्या केस चलेगा, छोटा मोटा केस चलेगा, 1-2 साल ये जेल में रहेंगे और इन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने किसी की हत्या तो की नहीं थी, खाली जगह पर सिर्फ अपनी बात कहने के लिए एक बम क्या करा था, फोड़ा था। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनका पुराना जो केस था, लाहौर षड्यंत्र केस, ये इनके सामने आ जाएगा और इस केस में इनको क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। तो फांसी की डेट तो आगे की तय की गई थी, लेकिन इनको एक दिन पहले ही क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि लोगों को या अंग्रेजों को यह अंदेशा था कि अगर लोग जितना दिन तक इनको हम जिंदा रखेंगे, उतना ही लोग क्या होंगे, एकजुट होंगे और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हो उठेंगे। ठीक, इस प्रकार से बचने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें एक दिन पहले फांसी दे दी। चलो आगे की बात करते हैं। तो इसी दौरान जब ये जेल में बंद थे, इसी दौरान क्या एक और घटना होती है। इस केस के दौरान सितंबर 1929 में भूख हड़ताल में बैठे जतिन दास जो है, इनकी क्या हो जाती है, अनशन के दौरान मौत हो जाती है। और ये कितने दिन अनशन चलता है, 64वें दिन। तो अनशन के लगभग 64वें दिन इनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण नाम है जतिन दास का। तो पूछा जाता है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के दौरान एक व्यक्ति जो भूख हड़ताल करते हैं, उनकी अनशन के दौरान मौत हो जाएगी, तो वो कौन से व्यक्ति थे? तो जतिन दास, याद रखना, क्रांतिकारी थे। 64वें दिन इनके अनशन के दौरान, भूख हड़ताल के दौरान क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अनशन क्या है? तो आप जैसे भोले बच्चे नहीं जानते होंगे अनशन क्या है, तो अनशन को समझना है तो आपने देखा होगा गांधी जी करते थे, खाना पीना बंद कर देते थे, भूख हड़ताल करते थे। हालांकि गांधी जी ज़्यादा दिन नहीं करते थे, इतने में ही लोग उनको मनाने आ जाते थे। 64 दिनों से बंदा भूख हड़ताल कर रहा था, लेकिन इसे कोई मनाने नहीं आया। किसकी मांग कर रहे थे? भैया अनशन कर रहे तो कोई ना कोई उद्देश्य, मोटिव होगा। तो ये किस उद्देश्य के लिए अनशन कर रहे थे? इनकी एक ही मांग थी कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर अभी तक आपने कोई अपराध सिद्ध तो किया नहीं है, जिस प्रकार से राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है, उन्हें जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें लिखने पढ़ने सारी सुविधाएं दी जाती है, उसी प्रकार से हमें भी सुविधाएं दी जाए। हमें किसी प्रकार का क्रिमिनल कैदी के रूप में ना रखा जाए, ठीक है, हमें भी एक राजनीतिक कैदी के रूप में रखा जाए और हमें भी वे सारी सुविधाएं दी जाए जो सुविधाएं आप राजनीतिक कैदियों को देते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू को देते हैं, या फिर आप महात्मा गांधी को देते हैं, या अन्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन्हें जो सुविधाएं आप देते हैं, उसी तरह की सुविधाएं हमें भी दी जाए। इस मांग को लेकर ये क्या करते हैं, अनशन करते हैं। लेकिन इस मांग को अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया और इनकी 64वें दिन क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप अंतर समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी, या फिर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, या फिर नेहरू जी हो गए, इनको जो है विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगर इनको किसी प्रकार से प्रिजन्स में या फिर कैद में रखा जाता था, क्योंकि ये इनको राजनीतिक कैदी माना जाता था, अपराधी के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता था, तो इनके साथ अंग्रेजी सत्ता बहुत अच्छे से क्या करती थी, व्यवहार करती थी। और कई बार तो, या अधिकतर बार, इनको कहाँ रखा जाता था, पैलेस या फिर महलों में रखा जाता था। महलों में इन्हें सिर्फ क्या किया जाता था, नजरबंद किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था। तो उनको सारी सुविधाएं थी, इवन उनके साथ उनके कर्मचारी भी जाते थे, सहकर्मी भी जाते थे, पत्नी भी जाती थी, जिससे गांधी जी को या फिर इस प्रकार से नेहरू जी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इनके सहकर्मी भी जाते थे। जैसे आप मान लीजिए अभी जैसे हम देखें, केजरीवाल जी जो है गिरफ्तार हुए, तो इनके साथ इनकी पत्नी भी चली जाए, ठीक, इनके साथ जो है और रखा कहाँ जाए, तिहाड़ में ना रखा जाए, इनको इनके ही शीश महल में रखा जाए, पत्नी वगैरह माँ बाप सब साथ में रह रहे हो, ठीक, सिर्फ इनको आने जाने की अनुमति ना हो।
और इनके सेवक सेविका सारे लोग उन्हीं के साथ हो। इस प्रकार से राजनीतिक कैदी के रूप में हमारे जो ये नेता हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनको रखा जाता था। तो इसी प्रकार से क्रांतिकारियों की भी मांग थी कि हमको भी उन्हीं के समकक्ष ट्रीट किया जाए और हमको भी वो सारी सुविधा दी जाए जो आप राजनीतिक कैदियों को देते हैं, जिससे हम भी क्या है लिख पढ़ सकें, हम भी अपनी किताबें लिख सकें, आगे जाकर हम अपने विचारों को आगे आने वाली जनता को या फिर सामान्य लोगों को अपने विचार रख पाए। तो इस प्रकार से ये मांग कर रहे थे। हालांकि ये मांग पूरी नहीं हुई, 64वें दिन इनका क्या हो गया, डेथ हो गई। आगे बात करेंगे। इसी बीच फरवरी 1931 की एक और घटना होती है। ठीक, आप देखेंगे मार्च 1931 में तो किसको फांसी दी जाएगी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। लेकिन इसी दौरान या इसी बीच आप देखेंगे कि फरवरी 1931 में प्रयागराज, कहां पर, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में क्या होगा, पुलिस मुठभेड़ होगी, मुखबरी हो जाएगी। यहां पर ये किसी क्रांतिकारी की मां को कुछ पैसे देने जा रहे थे प्रयागराज में, जो शहीद हो चुका था, इस देश के लिए प्राण गंवा चुका था। तो देखिए क्रांतिकारी काफी जो थे वो इमोशनली अपने लोगों के साथ जो है जुड़े हुए होते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी जो शहीद हो चुका था उसके परिवार के भरण पोषण का भी यहाँ पर लोग ध्यान रखा करते थे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जो है अपने प्राणों की चिंता किए बिना वे क्या करते हैं, वे अपने बूढ़ी माँ को या अपने सहकर्मी की या सह क्रांतिकारी की बूढ़ी माँ को वहाँ देखने जाते हैं और उनको किसी प्रकार की दवा या किसी प्रकार की पैसों की आवश्यकता है तो वो देने जाते हैं। इसी बीच कोई क्या कर देगा, मुखबरी कर देगा और इन्हें घेर लिया जाएगा। ये अल्फ्रेड पार्क में जो है घेर लिए जाते हैं और इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ करते हैं। मुठभेड़ के दौरान इनके पास एक आखिरी बुलेट बचेगी और इससे इन्होंने क्या करा, खुद को ही आत्महत्या कर ली। जिससे क्यों, क्योंकि ये कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आना चाहते थे। इनका हमेशा विश्वास था कि मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद ही क्या करूँगा, मरूंगा, मैं कभी किसी गुलामी या दासिता को वहन नहीं करूँगा। इस प्रकार के इनके विचार थे। आगे हम बात करेंगे। अब इस पूरी घटना का प्रभाव क्या पड़ा, तो देखेंगे भगत सिंह हो, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को 23 मार्च 1931 को, ये क्या कर लेंगे आप लोग, 1931 को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। इसीलिए हम सब जानते हैं कि 23 मार्च को भारत में किस रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों, इस दिन किस किस की शहादत हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अब आपके मन में विचार आएगा कि असेंबली में तो बम भगत सिंह के साथ डालने कौन गए थे, बटुकेश्वर दत्त, लेकिन उनको फांसी नहीं हुई। उनके इतर किनको फांसी हुई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हीं को फांसी क्यों हुई। तो आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस में कौन थे मुख्य अभियुक्त, तो वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों मुख्य अभियुक्त थे। एक यहाँ पर कॉन्स्पिरेटर थे, मतलब जिन्हें कॉन्स्पिरेसी रची थी। दो यहाँ पर क्या गए थे, सैंडर्स की हत्या में गए थे। और चंद्रशेखर आजाद भी क्या कर रहे थे, बैक फायर कर रहे, मतलब बैक सपोर्ट दे रहे थे उनको। चूंकि चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में मारे जा चुके हैं, तो अब ये केस किस पर बनेगा, इन तीनों पर बनेगा। इसीलिए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी 3 लोगों को दी जाएगी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जबकि दिल्ली असेंबली कांड में जो है उस पर इतनी बड़ी सजा नहीं बनती थी, इसीलिए बटुकेश्वर दत्त आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आगे देखेंगे जतिन दास की इस पूरे दौरान क्या होगी, भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाएगी। तो अब आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे की बात करेंगे हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड। देखो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं कि अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, अब ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल ये पारित किया जा रहा था। इसी पर बहस हो रही थी और इसी बहस के दौरान क्या करते हैं, भगत सिंह अपने साथी के साथ बम फेंक देते हैं। ठीक, अब ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या है, तो ट्रेड से रिलेटेड बिल था, यहाँ पर व्यापार गतिविधियों से संबंधित बिल था। बिल मतलब क्या है, अभी विधेयक रखा गया पटल पर। ठीक, जब ये पास हो जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये अभी एक्ट नहीं है, बिल पर बहस हो रही थी। जिस प्रकार से पब्लिक सेफ्टी बिल की बात करें तो पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था, जिसके तहत किसी को भी क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी अपराध के, गिरफ्तार करके बिना किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए उसे 3 माह या 6 माह तक उसे जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, और इस अवधि को कई बार बढ़ाया भी जा सकता था। तो इस तरह के बिल थे ये।
तो जो कि जनता के हित के बिल्कुल नहीं थे और क्रांतिकारियों को तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो इस तरह के बिलों के खिलाफ भी एक तरह से मूवमेंट, मास मूवमेंट क्रिएट करना, और दूसरा क्या था, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना। ये उद्देश्य के साथ दोनों लोग क्या करते हैं, इस भवन में जाकर बम फेंकेंगे। आगे की बात करें, इसी असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों क्या करेंगे, जाएंगे। देखिए जाना तो और किसी को, तो राजगुरु काफी उत्तेजित थे कि मैं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, बटुकेश्वर दत्त जो है वे कई भाषाओं में संवाद कर सकते थे, खासकर इंग्लिश भाषा में संवाद कर सकते थे और अपनी बात सभी तक पहुंच सके, इसीलिए उनका जाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इंग्लिश उस समय संवाद का एक अच्छा माध्यम था जो सभी या सभी क्षेत्रों तक अपनी भाषा, अपनी बातों को पहुंचा सकते थे। इसीलिए बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पर चुना गया था या प्रायोरिटी दी गई थी। तो याद रखना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ पर चुने जाते हैं इस कार्य के लिए। बम फेंक कर वहां कुछ पर्चे बिखारते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। तो याद रखना, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। और किस दौरान, किस कार्रवाई के दौरान दिया था, तो ये था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के दौरान ये नारे इन्होंने लगाए थे। आगे देखेंगे, पर्चे पर लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। मतलब देखिए, अंग्रेज सरकार भारतीयों की जो भावना है, जन भावना, उसको अभी भी सुन नहीं रही है। तो ऐसे में यही मानना होगा कि अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, तो ऐसे बहरों को हमें क्या करना है, सुनाना है। तो इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बम का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी क्रांतिकारियों की भावना हुआ करती थी। तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, फोटो ले लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हो गया। देखिए ये घटना कब की है, तो 8 अप्रैल 1929। अभी क्या फांसी हुई है, नहीं हुई है। देखो यहीं तो पकड़ाएंगे, तभी तो उसके बाद पूरा केस, जो हमारा लाहौर षड्यंत्र केस है, वो बाहर आएगा और उसके बाद फांसी दी जाएगी। तो ये घटना कब की है, 8 अप्रैल 1929 की। आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। अब क्रांतिकारी मूवमेंट से रिलेटेड अन्य तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम देखेंगे भगत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 21 वर्ष की आयु में लाहौर षड्यंत्र हेतु राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो मात्र 21 वर्ष की आयु के थे। आप में से अधिकतर लोग या तो 21 होंगे या 21 के आसपास होंगे। आप ही लोगों की उम्र में इन्हें क्या हो गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। तो कितनी बड़ी बात होगी, इतनी कम उम्र में कोई अपने एस्पिरेशंस को छोड़कर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का क्या कर दे, आहुति दे दे। तो बहुत बड़ी बात है। आगे की बात करेंगे, शहीद भगत सिंह स्मारक कहां पर देखने को मिलता है, तो पंजाब के फिरोजपुर में आपको शहीद भगत सिंह स्मारक देखने को मिलेगा। ठीक, आज इनको राजनीति का क्या बना दिया है, केंद्र बना दिया गया है। लोग अपने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इनकी फोटो लगाते हैं और अपने जो बुरे या काले कारनामे हैं उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। देखा होगा कई लोग जो है भगत सिंह के पीछे फोटो लगा लेते हैं और क्या करते हैं, शराब घोटाले जैसे कार्य करते हैं। तो ये तो गलत हो गई। आप गलत वे में आप हमारे शहीदों का उपयोग करें तो ये बिल्कुल जनमान्य नहीं है। आगे की बात करें, कथन, इनकी क्या क्या कथन थे, तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन ही क्रांतिकारी की विशेषता होती है। ये याद रखना, इनका क्या था, ये एक स्टेटमेंट था। तो क्रिटिसिज्म एंड फ्री थिंकिंग आर द स्पेशलिटी ऑफ रेवोल्यूशनरी। ठीक, तो ये इनका क्या था, स्टेटमेंट था, जिसे हमें याद रखना चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बंगाल में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बंगाल में आप देखेंगे चटगांव आर्मरी रेड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ये कब की घटना है, अप्रैल 1930 की घटना है। ठीक, क्या हुआ था इस घटना काल में, तो देखेंगे आप बंगाल का चटगांव जो है, ये चटगांव कहां पर स्थित है, आप सभी जानते हैं आज बांग्लादेश में स्थित है। पहले ये संयुक्त बंगाल में हुआ करता था, आज बांग्लादेश में ये चटगांव स्थित है। और इसमें क्या की गई थी, यहाँ पर हुआ क्या करता था, तो यहाँ पर अंग्रेजों का जो है अरसला और बारूद का क्या हुआ करता था, ठिकाना हुआ करता था। तो क्रांतिकारियों का मंतव्य था, अगर हम इनके असला और बारूद के ठिकाने को क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, तो अंग्रेजों की जो रसद है, बारूद है, वो उन तक पहुंच नहीं पाएगा और हम इस पूरे क्षेत्र को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक, तो इस विचार के साथ ही इस चटगांव आर्मरी पर क्या करा था, रेड की गई थी, किनके द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा। और ये कब की घटना है, अप्रैल 1930 की घटना है। ठीक, इसको नेतृत्व किसने दिया था, सूर्यसेन ने। ये क्या थे, मास्टर थे, पढ़ाते थे, जैसे आप सब पढ़ते हैं
और हम जैसे लोग पढ़ाते हैं आपको, इसी प्रकार से ये मास्टर सूर्यसेन भी क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के अंदर क्रांतिकारी भावनाओं को भी क्या करते थे, प्रेषित करते थे। तो बहुत ही कम उम्र के लोग जो इनके शिक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वे सभी इनके साथ मिलकर एकजुट होकर क्या करते हैं, एक क्रांतिकारी संगठन गठित करते हैं। और ये क्रांतिकारी संगठन जो है हाईली मोटिवेटेड था, और ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों को चुनौती दे देते हैं। आप सोचिए, बहुत लंबे समय तक उस क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। तो बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य शिक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा बच्चों को प्रेरित करा, और इनसे ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, पूरे चटगांव क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो ये जरूर याद रखना कि चटगांव आर्मरी रेड के नेतृत्वकर्ता कौन थे, सूर्यसेन, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है, मास्टरदा, क्योंकि ये शिक्षक थे तो मास्टर साहब तो कहते ही थे शिक्षकों को। ठीक, आगे बात करेंगे, इन्होंने किसका गठन करा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। याद रखना, IRA का गठन किया था इन्होंने अपने छात्रों के साथ या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक आर्मी बना ली, जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या कार्य करा था, चटगांव आर्मरी रेड करी थी, जिसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं। इनके सहयोगी कौन थे, तो प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती और अनंत सिंह आनंदगुप्त। जो नाम आपसे सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो हैं प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। तो इन युवतियों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इन क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या किया था, अपना सहयोग दिया था। आगे की बात करते हैं घटना, तो सरकारी शस्त्रागार, जो मैंने आपको बताया था, ये असला और बारूद का ठिकाना हुआ करता था अंग्रेजों का। सरकारी शस्त्रागार पर हमला और अंग्रेजी अधिकारियों की यहाँ पर क्या हुई थी, उस कार्रवाई के दौरान मौत हो गई थी। ठीक, प्रभाव की बात करें कि इस घटना का क्या प्रभाव हुआ, सूर्यसेन जो है पकड़े जाते हैं और उन्हें किसकी सजा दी जाएगी, फांसी की। प्रीतिलता वाडेकर जो है पकड़ाने से पहले ही क्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। ये आपने कई बार देखा होगा, इवन मुगलों के समय भी आप देखेंगे, जब रानी दुर्गावती मुगल सेना या अकबर की सेना से जब युद्ध कर रही थी और वे पकड़ने से पहले ही या पकड़ाने के डर से वे क्या कर लेंगी, स्वतः ही आत्महत्या कर लेंगी। क्यों? क्योंकि दुश्मन के हाथ में जीवित आने के बाद महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, ठीक, इस व्यवहार को सभी जानते हैं। इतिहास में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। इसी से बचने के लिए ये क्या कर लेती हैं, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए स्वतः ही क्या कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। आगे की बात करें, कल्पना दत्त की क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। तो ये सारे लोगों के नाम जो है महत्वपूर्ण है, सूर्यसेन, प्रीतिलता और कल्पना दत्त। ये जुड़े हुए किससे, चटगांव आर्मरी रेड से। 1930 की यह घटना है। फोटो ले लें आप लोग इसका। अब इससे जुड़े हुए कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। सूर्यसेन द्वारा स्वतंत्र भारत सरकार का गठन किया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली, या बात करें हम लोग भारत के लिए एक स्वतंत्र सरकार का पहला गठन किसने करा था, तो अफगानिस्तान में हमने देखा था भारत की स्वतंत्र सरकार का गठन किसने करा था, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो हमने देखा था राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, जिन्होंने स्वतः ही अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति। और जर्मनी और जापान जैसे देशों ने इनको मान्यता भी दी थी। इसके अलावा उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बरकतुल्ला, ये भी हम बात कर चुके थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे बंगाल में जब ये गतिविधि चल रही थी, इसी दौरान जो है सूर्यसेन स्वतंत्र भारत सरकार का गठन करते हैं। ठीक, 22 अप्रैल 1930 को 80 सैनिकों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये घटना के क्या थे, परिणाम थे, अदर फैक्ट थे। यहाँ देख सकते हैं, ये है मास्टर सूरदा या सूर्यसेन, देखेंगे आप फोटो में आप इनको। ठीक, बाकी इनके लिए अदर फैक्ट यहाँ पर दिए हुए, ये है कल्पना दत्त और ये है प्रीतिलता वाडेकर। ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक, फोटो ले लीजिए। आगे बात करेंगे बंगाल में अन्य क्रांतिकारी घटनाएं, जैसे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक,
इन्होंने जो है दो संगठनों को संचालित किया था, एक है युगांतर और दूसरा कौन सा है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात कर चुके थे। जब सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 त्रिपुरी जबलपुर में हुए अधिवेशन में क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वे सर्वसम्मति से, या बात करें चुनाव के पश्चात, सर्वसम्मति तो नहीं कहा जाएगा, चुनाव के पश्चात जो है वे चयनित हो जाते हैं। चयनित होने के बाद जो है गांधी जी से उनके विवाद के चलते क्या होगा, वे कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। ठीक, साथ ही कांग्रेस के भीतर ही क्या करें, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस के भीतर ही क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करेंगे। तो ये बात हमने वहां पर चर्चा कर ली थी। यहां पर हम इतना ही देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था। तो ये कांग्रेस के भीतर ही एक संगठन हुआ करता था। ठीक, कब हुई इसकी स्थापना होगी, 3 मई 1939 को, क्योंकि 3 मई 1939 की बात करें या 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पुनः अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन गांधी जी के विवाद के चलते या गांधी जी के असहयोग के चलते सुभाष चंद्र बोस किसी प्रकार का कार्य अध्यक्ष के नाते नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी निर्योग्यता के चलते वे क्या कर देंगे, पद से इस्तीफा दे देंगे कि हम कार्य नहीं कर पा रहे थे, इस पद पर रहकर करेंगे क्या। ऐसे में वे क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या करेंगे, गठन करेंगे। आगे देखेंगे हेमचंद्र घोष और लीला नाग। ठीक, ये बंगाल के स्वयंसेवक संघ से संबंधित थे। ठीक, आगे देखेंगे दिसंबर 1931 को दो बंगाल स्कूली छात्राओं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, शांति घोष और सुनीता चौधरी, दो स्कूली छात्राएं थी, मात्र छात्राएं। ठीक, ये क्या करेंगी, ये वहां के जो जिला कलेक्टर रहेंगे उनके घर जाएंगी और जैसे ही घर की बेल दबाएंगी या फिर घर पर जो है ठोकेंगी कि किसी को बुला दीजिए, तो उनकी पत्नी जो है वो आती है बाहर और पत्नी से कहती हैं, उनकी पत्नी कलेक्टर साहब की पत्नी बाहर आती हैं, उनसे कहती है कि हमें कलेक्टर साहब से मिलना। बालिकाएं थी तो पत्नी ने स्वाभाविक से सोचा कि चलो कलेक्टर साहब को बुला देते हैं बालिकाओं से मिलने। जैसे ही ये बालिका कलेक्टर साहब को देखती हैं, वैसे ही ये क्या कर देती हैं, अपनी किताब से या झोले से बंदूक निकालती हैं और उन कलेक्टर साहब को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बालिकाएं जो उस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या थी, भाग ले रही थी, इस तरह की महान बालिकाएं थी। एक का नाम था शांति घोष और दूसरा है सुनीता चौधरी। इनके बारे में आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, फरवरी 1932 की घटना है, बीना दास। आप सब लोग तैयारी करते हैं कि आप सब गोल्ड मेडलिस्ट हो, राज्यपाल के या गवर्नर के द्वारा आपको क्या दिया जाए, गोल्ड मेडल दिया जाए। यहाँ पर ये युवती भी क्या करती हैं, जिनकी फोटो यहाँ पर है, तैयारी करती है, मेहनत करती है, गोल्ड मेडल हासिल करती हैं। और जैसे ही जब गवर्नर जो है, डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे वहाँ के, जैसे ही गवर्नर जो कहाँ के, बंगाल के, क्या नाम है, स्टैनली जैक्सन, वो आते हैं इनको क्या देने, इनको गोल्ड मेडल देना है। उसी दौरान ये क्या करेंगी, अपनी गन निकालेंगी और गन निकालने के साथ ही शूट करने का क्या करेंगी, प्रयास करेंगी। इस प्रयास के दौरान क्या होता है, वे घायल हो जाते हैं, मृत्यु तो नहीं हो पाती, किसकी, गवर्नर की, गवर्नर स्टैनली होते हैं। ठीक, और इसी दौरान इनको चूंकि पकड़ लिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। याद रखना, बीना दास काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी क्या करा था, अपना दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर की हत्या का प्रयास किया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर की हत्या, देखो जिलाधिकारी या फिर पुलिस अधिकारी, इनकी हत्याएं तो क्रांतिकारियों ने बहुत की थी। पहली बार ऐसा मौका आया था कि सीधे गवर्नर को टारगेट किया गया था। गवर्नर ने कभी नहीं सोचा होगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, दीक्षांत समारोह हर यूनिवर्सिटी में होता है, प्रतिवर्ष होता है। इसी दौरान इन्होंने इतना बड़ा काम करने का क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमको एक दो क्रांतिकारी या एक दो सेना नायकों का ही क्या, सेना नायक सॉरी स्वतंत्रता नायकों का हमें क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है और उन्हीं की बातें हमको आज ज़्यादातर पता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे हजारों और लाखों लोग जो बैकग्राउंड में, जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, उन सब का चित्रण जो है कभी हमारे सामने उस रूप में कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। तो आप में से कितने लोग होंगे जिनको इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी? नहीं होगी। स्कूल कॉलेज में विरले ही आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा। मुख्यतः हमारा जो फोकस रहा है नेहरू, गांधी, ठीक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं 4-5 लोगों के इर्द गिर्द हमने पूरा स्वतंत्रता संग्राम देखा है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम बहुत बड़ा था, काफ़ी व्यापक था। जिस तरह से डाइवर्सिफाई हमारा देश है, उसी प्रकार से हमारे क्रांतिकारी भी कोने कोने से अपने रूप में संघर्ष कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमने इनके साथ क्या किया है, भेदभाव किया है कि इनको कभी भी हमने पृष्ठ पर लाकर प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी कमी रही है, भारत की कमी रही है। स्क्रीनशॉट लें। हो गया? अन्य तथ्यों की बात करें तो भगवती चरण बोहरा
इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। ये किसके विचार थे, तो ये क्रांतिकारियों के विचार थे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था क्रांतिकारियों की विचारधारा क्या थी। तो इस विचारधारा को एक रूप देने का कार्य किसने करा था, भगवती चरण बोहरा ने किया था, और इनकी किताब का नाम था फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। तो आप देखेंगे आप में से कई लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, ठीक, और प्रेरणा ग्रहण करते हैं, युवाओं के रूप में आप उन्हें पढ़कर जो है अपनी एस्पिरेशंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से उस समय क्रांतिकारी किस किताब को पढ़कर अपनी एस्पिरेशंस को बढ़ाते थे, तो वो थे फिलोसॉफी ऑफ द बम। भगवती चरण बोहरा की ये किताब थी। इसका अर्थ होता है बम का दर्शन, बम दर्शन नहीं, सॉरी, है ना, इसका अर्थ ना करें, इसी रूप में पढ़ें, फिलोसॉफी ऑफ द बम नामक दस्तावेज का लेखन किया उन्होंने। इसे चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर तैयार किया था, ठीक। आगे की बात करेंगे, भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में नौजवान सभा की क्या की थी, स्थापना। यह वही नौजवान सभा है जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या करेगी, साइमन कमीशन का विरोध करेगी। और इसी विरोध के दौरान गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। चूंकि नेतृत्वकर्ता कौन थे, लाला लाजपत राय थे, तो वो भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे। और इसी दौरान स्कॉट के द्वारा आदेश दिया जाता है पुलिस कर्मियों को कि इन्हें क्या करे, खदेड़ दे। और पुलिसकर्मी इन्हें क्या करते हैं, लाठी भांजते हैं। और एक लाठी किसको लग जाती है, लाला लाजपत राय। और उनका अत्यधिक रक्तस्राव के दौरान जो है 1 माह के बाद उनकी क्या हो जाती है, मौत। और इसी मौत का बदला कब लेते हैं, 1 माह के बाद लेते हैं। कौन, हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, ये सभी मिलकर क्या करेंगे, बदला लेंगे। और उसी को हम लाहौर षड्यंत्र केस में पढ़ चुके हैं। आगे की बात करेंगे हम, सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। मतलब इन्होंने क्या बताया था कि दोनों पर्यायवाची हैं, भगत सिंह जिंदाबाद कहो या फिर इंकलाब जिंदाबाद कहो, दोनों क्या है, एक ही बात है। और ये बात कहने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य ये हमारे लिए। आगे की बात करें अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर में बता चुका हूं किसको कहा जाता है, अलीपुर। कलकत्ता का नाम क्या था, अलीपुर। या सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित करा था, अंग्रेजों को वहां से मारकर भगा दिया था, तो उस समय उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, अलीपुर कर दिया था। तो याद रखना, अलीपुर षड्यंत्र का मतलब क्या है, कलकत्ता। अलीपुर षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था, किस पर चलाया गया था, अरविंद घोष। लेकिन सबूतों के अभाव के कारण अरविंद घोष को बाइज्जत क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया था। इसके बाद औरवेला नामक स्थान पर जाकर वे अपना आश्रम स्थापित करेंगे, जो कि पुडुचेरी या पुदुचेरी में स्थित है। आगे की बात करेंगे, रास बिहारी बोस पर दिल्ली षड्यंत्र केस लगा था, यह भी महत्वपूर्ण है। मैं बता चुका हूं कि 1911 में राजधानी परिवर्तन, जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी राजधानी क्या होगी, अब परिवर्तित होगी। कलकत्ता से राजधानी को कहां ले जाया जाएगा, दिल्ली ले जाया जाएगा, ठीक है। ये 1912 में राजधानी परिवर्तन की कार्रवाई पूरी हो रही होती है। इसी दौरान चांदनी चौक पर एक भव्य स्वागत का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। जो दिल्ली के नागरिक थे वे सभी वहां पर एकत्रित होंगे। इसी दौरान जो है रास बिहारी बोस और उनके साथ जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वे सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करेंगे या एक षड्यंत्र करेंगे, जिसके तहत जो उस समय का गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस पर बम फेंकेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हाथी पर बैठा हुआ था और उसके साथ उसके सारे परिवारजन थे, ठीक। इसी दौरान ये लोग बम फेंकेंगे, बम से वो हाथी को लगेगा और वो लॉर्ड हार्डिंग और उसके परिवार वाले सकुशल बच जाएंगे। लेकिन इस पर क्या चलेगा, दिल्ली षड्यंत्र केस चलेगा। रास बिहारी बोस समेत 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन रास बिहारी बोस चूंकि पकड़ाए नहीं जाते कभी, वे यहाँ से क्या हो जाएंगे, जापान चले जाएंगे। और जापान में जाकर वे क्या करेंगे, आगे की गतिविधि करेंगे, जिसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करेंगे, अगला बिंदु है हमारा युगांतर पत्र के लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक से प्रकाशित हुआ। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के, या जिसे प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। 27 फरवरी 1931 को हमारे अमर शहीद
चंद्रशेखर आजाद क्या होंगे, शहादत को प्राप्त करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण था। अब कुछ समाचार पत्र देख लेते हैं और उनके संपादक, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे युगांतर की बात करें, महत्वपूर्ण समाचार पत्र, इसके संपादकों की बात करें तो वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वारेंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के क्या थे, भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त नरेंद्र नाथ दत्त के क्या थे, भाई थे। नरेंद्र नाथ दत्त को हम किस रूप में जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो ये याद रखना दोनों लोगों को आप लोग, ठीक। ये अरविंद घोष के क्या हैं, भाई हैं, और ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। वंदे मातरम की बात करें तो अरविंद घोष ने इसका क्या किया था, संपादन किया था। भारत माता की बात करें तो अजीत सिंह ने इसका संपादन किया था। और अजीत सिंह कौन है, ये हैं भगत सिंह के चाचा, भगत सिंह के चाचा, ठीक। तो याद रखेंगे। आगे बात करेंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, कहां से, लंदन से इसे प्रकाशित करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से, ठीक। आगे की बात करें गदर, गदर जो है लाला हरदयाल कहां से करेंगे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। तो ये कुछ समाचार पत्र जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।